Hello everyone, welcome to Biology Insights. My name is Arushi Sharma and I am your biology educator. So कैसे हो सभी, जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए एंड हम स्टार्ट करेंगे फिर अपने सेशन को। और आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन को। जो टॉपिक है उसकी वेटेज बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि आपके डिफरेंट एग्जाम्स में से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। चाहे आप CUET की बात कर लीजिए, चाहे आप बोर्ड्स की बात कर लीजिए, इवन नीट की बात कर लीजिए, सब में इसकी वेटेज जो है एक बहुत ज्यादा अमाउंट जो है ये होल्ड करता है। सो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन क्या है, प्रोकैरियोट्स में कैसे ट्रांसक्रिप्शन जो है वो पूरी प्रोसेस होती है, यूकैरियोट्स में कैसे होती है, क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज है, हर चीज को डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट इन केस आपको सेशन के बीच में आता है, यू कैन आस्क दैट इन द कमेंट सेक्शन और आपका डाउट जो है वो बेटा साथ के साथ ही मैं रिजॉल्व कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को विद व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली क्या है, यहाँ पे आप एक डायग्राम देख पा रहे हो, वहां पे आपको क्या शो हो रहा है, कौन सी प्रोसेस है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी प्रोसेस है, क्या यहाँ पे शो किया गया है। यहाँ पे देखिए DNA है, फिर आपको RNA बनता हुआ दिख रहा है, देन आपको प्रोटीन्स बनती हुई दिख रही हैं। तो ये क्या है, दैट इज अ सेंट्रल डॉग्मा। ये क्या है बेटा, ये कौन सी प्रोसेस, यहाँ पे तीनों प्रोसेसेस जो हैं ये आपकी सेंट्रल डॉग्मा की प्रोसेसेस है। एंड व्हाट इज सेंट्रल डॉग्मा? सेंट्रल डॉग्मा बेटा डिस्क्राइब करता है दैट इज द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे फ्लो हो रही है, उसका फ्लो कैसे किसमें जा रही है, देन उसके बाद क्या प्रोडक्ट बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं दैट सेंट्रल डॉग्मा जो है दैट डिस्क्राइब्स द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी नॉर्मल इंफॉर्मेशन आप नहीं लिख सकते बेटा, दैट बेसिकली जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है ये आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो देखिए कहाँ से कहाँ को हो रहा है। पहले क्या हुआ, DNA है, DNA ने खुद को बेटा रेप्लिकेट किया, DNA है, DNA ने खुद को रेप्लिकेट किया, अपनी कॉपी बनाई। उसके बाद इस DNA से यहाँ पे RNA बन रहा है और इस RNA से यहाँ पे प्रोटीन्स बन रही हैं। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पे दिखाया गया है, डायग्राम पे शो हुआ है कि कैसे ये सारी प्रोसेस हो रही है। अब फर्स्ट प्रोसेस आपकी कौन सी थी कि DNA से जब DNA बनता है दैट इज बेटा रेप्लिकेशन। उसको हम बोल सकते हैं कि DNA ने खुद को क्या किया, रेप्लिकेट किया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले एक कॉपी है, उसके बाद एक और कॉपी अपनी क्रिएट करेगा, दैट इज व्हाट, दैट इज रेप्लिकेशन। फर्स्ट आपका स्टेप आता है इन सेंट्रल डॉग्मा। मतलब फ्लो स्टार्ट कहाँ से होगा बेटा, स्टार्ट आपका DNA से होगा। क्यों DNA से होगा? क्योंकि DNA ही आपका वो कंपोनेंट है जिसमें आपके जीन्स प्रेजेंट होते हैं और जीन्स के पास ही आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो सारी स्टोर है। यस और नो? हाँ जी, समझ आ रही है यहां तक बात? यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो आप पूछ सकते हो। इतनी बात बहुत सिंपल है बेटा कि DNA में जीन्स हैं, जीन्स के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। अब उस जीन्स के पास जो इंफॉर्मेशन है वो किसको दे दी जाएगी, वो RNA को दे दी जाएगी। स्पेसिफिकली हम यहाँ पे mRNA की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने प्रोटीन्स बनानी है, पूरा फ्लो जो है उसमें मेजर RNA जो प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड्स की सिंथेसिस के लिए इन्वॉल्व है दैट इज mRNA। अब वो इंफॉर्मेशन किसके पास आएगी बेटा, mRNA के पास इन द फॉर्म ऑफ कोडोन्स। आगे हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बस एक ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ। देन उसके बाद इस स्टेप को क्या बोल दिया बेटा, इस स्टेप को बोल दिया दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। यही है बेटा ट्रांसक्रिप्शन। और उसके बाद RNA से जब प्रोटीन्स बनती हैं दैट स्टेप इज नोन एज ट्रांसलेशन। That step is known as translation. तो ये ट्रांसलेशन है, यहाँ पे ये ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, स्टेप की बात कर रही हूँ। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज रेप्लिकेशन। सो यही है आपका सेंट्रल डॉग्मा और यही है ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ RNA मॉलिक्यूल फ्रॉम DNA। होपफुली आपको डेफिनेशन क्लियर है, आउटलाइन क्लियर है, ओवरव्यू क्लियर है कि हम क्या बात करने वाले हैं। और अब आपको डेफिनेशन पता चल गई कि भाई हमने RNA मॉलिक्यूल बनाना है, कहाँ से बनाना है, DNA से बनाना है। सो दैट इज वेरी मच, दैट शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू कि हम आगे जो है वो क्या पढ़ने वाले हैं, इसकी फॉर्मेशन हम कराएंगे, कैसे कराएंगे, इस स्टेप में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं वो आज हम बात करने वाले हैं। ओके, सो बेसिकली हमने बात करी कि भाई सेंट्रल डॉग्मा का ही पार्ट है ट्रांसक्रिप्शन, और उससे पहले रेप्लिकेशन होगी, फिर ट्रांसक्रिप्शन होगी, देन ट्रांसलेशन होगी। तो काइंड ऑफ सारी प्रोसेसेस क्या हैं, ये इंटरकनेक्टेड है। नाउ ये जो आपकी ट्रांसक्रिप्शन है ना, अगर मैं बात करूं बेटा रेप्लिकेशन की, अगर मैं यहाँ पे रेप्लिकेशन की बात करूं, उसके बाद मैं यहाँ पे बेटा
ट्रांसक्रिप्शन की बात करूं, उसी के बाद होगी ना ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन के बाद, तो ये दोनों के दोनों प्रोसेसेस किस चीज पे वर्क कर रही हैं, एक प्रिंसिपल पे, दैट इज कॉम्प्लीमेंटैरिटी प्रिंसिपल। अब ये कॉम्प्लीमेंटैरिटी प्रिंसिपल क्या है बेटा, एनसीईआरटी की लाइन है, आपकी एनसीईआरटी की लाइन में दिया गया है कि जो आपकी ट्रांसक्रिप्शन है वो भी कॉम्प्लीमेंटैरिटी प्रिंसिपल पे आपके वर्क करती है। अब आप बोलोगे मैम कौन सा प्रिंसिपल आ गया, ये तो हमने सुना ही नहीं है, तो जल्दी से किसी को पता है, मालूम है, या कोई डी कोड कर सकता है इस वर्ड को, तो मुझे जल्दी से बता दो। देखो डी कोड आपने करना है, कॉम्प्लीमेंटैरिटी क्या होता है, कॉम्प्लीमेंटैरिटी में क्या हो सकता है, और जब हम रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन कौन कौन मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे आपका डीएनए इन्वॉल्व है और यहाँ पे आपका डीएनए एंड आरएनए बोथ इन्वॉल्व है, ठीक है, डीएनए एंड आरएनए बोथ इन्वॉल्व है। अब बताइए मुझे कॉम्प्लीमेंटैरिटी प्रिंसिपल क्या हो सकता है। देखो दैट इज डीएनए एंड दैट इज आरएनए। कौन से नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं बेटा, बेसिक स्ट्रक्चर, हाँ जी, साथ के साथ मुझे बताते चलिए कौन से नाइट्रोजनस बेसिस आपके डीएनए में है और कौन से आरएनए में है। तो आप बोलोगे मैम डीएनए में जो है वो एडेनिन होता है, उसके बाद थाइमिन होता है, ग्वानिन होता है और साइटोसिन होता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, हाँ जी। और अगर मैं आरएनए की बात करूं तो एडेनिन होता है, थाइमिन नहीं होता मैम, थाइमिन की जगह आ जाता है यूरासिल, और साइटोसिन और ग्वानिन मैम वैसे ही रहते हैं। अब बेटा तुम्हें यह भी पता होगा कि एडेनिन जो है यहाँ पे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा थाइमिन के साथ, ग्वानिन जो है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा साइटोसिन के साथ। वहीं आरएनए में यहाँ पे यूरासिल के साथ एडेनिन बॉन्डिंग करता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और ग्वानिन जो है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो आप बता सकते हो, अदरवाइज फिर मैं आपको समझाती हूं कॉम्प्लीमेंटैरिटी प्रिंसिपल क्या है। अब देखो यहां पे अगर आपने रेप्लिकेशन जो है वो पढ़ी है, तो आप रेप्लिकेशन में कैसे जो है उस प्रोसेस को डील करते हो कि भाई ये हमारा एक स्ट्रैंड है, ये हमारा दूसरा स्ट्रैंड है, लेट इट बी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दिस इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, है ना, और ये जो है आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम, कुछ ऐसे आपके डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपका एक स्ट्रैंड, लेट सपोज इसकी सीक्वेंस मैं बताती हूँ, ए यू टी, नॉट यू, डीएनए में यू नहीं आएगा, डीएनए में टी आएगा। डीएनए में क्या आएगा बेटा, यूरासिल नहीं होता, डीएनए में थाइमिन होता है, सो दैट इज ए टी जी सी सी जी ए। लेट सपोज ये एक सीक्वेंस है। अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो है, मतलब एडेनिन जो है वो किसके साथ, दूसरे स्टैंड में क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा थाइमिन, यहाँ पे एडेनिन, यहाँ पे साइटोसिन, यहाँ पे ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडेनिन किसके साथ पेयर कर रहा है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस कौन प्रेजेंट है, दैट इज थाइमिन, मतलब थाइमिन के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अब डीएनए की अगर मैं बात करूं, डीएनए आपका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे एडेनिन प्रेजेंट है तो वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड थाइमिन के साथ बनाएगा, मतलब एक अगर स्टैंड पे एडेनिन है, दूसरे वाले इसके ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री में थाइमिन होना चाहिए, तभी ये पेयरिंग करेगा, तभी दोनों स्टैंड अटैच रहेंगे आपस में एक हेलिकल मैनर में। तो यही है कॉम्प्लीमेंटैरिटी प्रिंसिपल बेटा, कि एक नाइट्रोजन बेस जो है वो दूसरे के साथ पेयरिंग करता है। अब डीएनए की बात ठीक है कि भाई डीएनए जो है उसमें दो स्ट्रैंड्स हैं और दोनों जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल पे वर्क कर रहे हैं। अब आरएनए कैसे कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल पे वर्क करता है, आरएनए को हमने कैसे बोल दिया, जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी ना, तो वो इसी डीएनए से हम आरएनए बनाएंगे। तो आरएनए की सिंथेसिस कैसे होगी, जैसे याद करो रेप्लिकेशन हुई थी, रेप्लिकेशन में क्या हुआ था, इस स्ट्रैंड ने यहां से खुद को रेप्लिकेट किया था, इस वाले ने खुद को रेप्लिकेट किया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो डिफरेंस यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि दोनों स्ट्रैंड जो है वो ट्रांसक्राइब नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रैंड जो है वो ट्रांसक्राइब होता है। अब मुझे कोई बता सकता है क्यों एक ही स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होता है, क्यों दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स में ट्रांसक्रिप्शन नहीं देखने को मिलती, और अगर एक स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होता है तो वो कौन सा वाला स्ट्रैंड है जिसमें आपको ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलने वाली है। हाँ जी, एनीवन इन द क्लास जिसको पता हो कि कौन से स्ट्रैंड में बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलने वाली है, यस, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बेटा बता दो किसी को पता हो कि कौन से स्ट्रैंड में होगी, और अगर एक में ही होगी, दोनों में होगी। अब यहां पे मैंने बोला कि बेटा एक ही डीएनए का स्ट्रैंड तुम्हारा क्या करेगा, आरएनए फॉर्म करेगा। कौन सा वाला स्ट्रैंड है वो, दैट इज बेटा
हाँ जी, कौन सा वाला स्ट्रैंड है? देखो बेसिकली इस प्रोसेस को, जो डीएनए से आरएनए बन रहा है, उस प्रोसेस को, इस ट्रांसक्रिप्शन को एक एंजाइम जो है वो रेगुलेट करती है, और उस एंजाइम का नाम है बेटा आरएनए पॉलीमरेज। कौन सी एंजाइम है? दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। अब आरएनए पॉलीमरेज की एक डायरेक्शन है काम करने की, एक डायरेक्शन है आरएनए को सिंथेसिस करने की, और वो डायरेक्शन कौन सी है? दैट इज फिक्स्ड, कि वो इसी मैनर में, इसी डायरेक्शन में सिंथेसिस करेगी। दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, मतलब इसी डायरेक्शन में वो आरएनए की सिंथेसिस करेगी। अगर ये डायरेक्शन हम आरएनए के सिंथेसिस के लिए ले रहे हैं तो हमें कौन सा डीएनए का स्ट्रैंड चूज करना पड़ेगा? इससे ऑपोजिट, जिसके कॉम्प्लीमेंटरी हो, व्हिच मींस डीएनए का 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड जो है उसको हम लेंगे और उसी से हम आरएनए की सिंथेसिस करवाने वाले हैं। तो अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आरएनए पॉलीमरेज मतलब आरएनए जो बनेगा उसकी डायरेक्शन होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो डीएनए का कौन सा स्ट्रैंड बेटा हम लेंगे? दैट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तभी तो ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होगी। डन होगी यहां तक बात? दोनों स्ट्रैंड्स क्यों नहीं लेते मैम? ये वाई जो है यहाँ पे, इसका आंसर मुझे दे दीजिए, क्योंकि क्यों हम एक ही स्ट्रैंड को ले रहे हैं। लेट्स सपोज अगर मैंने इस स्ट्रैंड से भी एक आरएनए बनवा लिया, लेट्स सपोज देखते हैं, इस स्ट्रैंड से भी मैंने एक आरएनए जो है वो एमआरएनए बनवा लिया, और एमआरएनए जो है एमआरएनए 1 लेट्स सपोज, और यहां से मैंने बनवा लिया एमआरएनए 2। क्या ये दोनों सेम बनेंगे? सेम कैसे बनेंगे? यहां से अलग बनेगा, यहां से अलग बनेगा, क्योंकि सीक्वेंस जो है वो दोनों की डिफरेंट आएगी। अब यहां से एमआरएनए 1 जो है वो आपके आगे प्रोटीन 1 बनाएगा, और यहां पे जो है वो प्रोटीन 2 बनाएगा, लेट्स सपोज। अब यहाँ पे एक ही डीएनए है बेटा आपका, लेकिन प्रोटीन्स कितनी बन रही हैं आपकी? 2 डिफरेंट प्रोटीन्स बन रही हैं। तो ये आपके जो सेंट्रल डॉग्मा वाली पूरी प्रोसेस है उसको कॉम्प्लिकेट कर देता है, जो कि फिजिबल नहीं है हमारी बॉडी में। इसीलिए हम दोनों स्ट्रैंड्स को साथ में ट्रांसक्राइब नहीं करते। ओनली वन स्ट्रैंड जो है वो एक बारी में ट्रांसक्राइब आपका होता है, और कौन सा वाला होता है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। दूसरा रीजन इसका ये है, लेट्स सपोज हमने क्या किया, हमने एक आरएनए बना भी लिया जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? थाइमिन की जगह यूरासिल होगा, बाकी आपके यही ऑल्टरनेट स्ट्रैंड्स बनेंगे। अब आरएनए लेट्स सपोज हमने बना भी लिया, 2 स्ट्रैंड्स हमने ये बना लिए, और दोनों में जो है वो आपके बेस पेयर्स कैसे होंगे? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे है, वैसा ही आरएनए आपका यहाँ से बनने वाला है, सिर्फ थाइमिन की जगह यूरासिल आएगा। तो अब होगा क्या वहां पे बेटा? आपस में ये दोनों स्ट्रैंड्स क्या कर लेंगे? पेयरिंग कर लेंगे। पेयरिंग करके ये क्या बना देंगे? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देंगे। और जो आपका डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है वो प्रोटीन्स की सिंथेसिस नहीं कर सकता, आगे पॉलीपेप्टाइड जो है बेटा नहीं बनेंगे, तब भी हमारा जेनेटिक फ्लो जो है वो आपका आप बोल सकते हो इंटरप्ट हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई आपके दोनों स्ट्रैंड जो है वो आपके कॉपी नहीं होते। यहां तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत? हाँ जी, एनीवन? यहां तक कोई डाउट है बेटा तो आप पूछ सकते हो। अब हमने बात करी कि कौन सा वाला डीएनए का स्ट्रैंड होगा जो कि आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाली डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो 2 स्ट्रैंड्स हम बना लेते हैं। एक स्ट्रैंड आपका यहाँ पे है और दूसरा स्ट्रैंड ये है। एक स्ट्रैंड मैंने बोल दिया दैट इज बेटा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और दूसरा स्ट्रैंड मैंने बोल दिया 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, तो एक स्ट्रैंड ये है, दूसरा स्ट्रैंड ये है। अब ट्रांसक्रिप्शन कौन से स्ट्रैंड की होगी? ट्रांसक्राइब कौन सा स्ट्रैंड होगा बेटा? ट्रांसक्रिप्शन होगी आपके इस वाले स्ट्रैंड पे। क्यों? क्योंकि आपका यहां से आरएनए बनेगा दैट इज बेटा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यहां तक समझ आई बात? हाँ जी, यहां तक समझ आई बात। अब ये वाला स्ट्रैंड ठीक है, हम आरएनए जो है वो यहीं से बनाने वाले हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आपका बनने वाला है। अब ये स्ट्रैंड जो कि ट्रांसक्राइब हो रहा है उसका एक नाम है बेटा। नाम क्या है? जिसको हम एज अ टेम्पलेट एक्ट कर रहा है, और टेम्पलेट के ऊपर से एक नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो रही है। अब इसका नाम जो है वो कैसे याद करना है? कोड वर्ड मैं आपको देने वाली हूं, दैट इज बेटा NTA। आप बोलोगे मैम ये NTA क्या है? NTA आपकी कंडक्टिंग बॉडी है, CUET की, नीट की, सबकी कंडक्टिंग बॉडी क्या है? NTA है। तो इजी है लर्न करना। अब इसी से आपको जो है कोड याद रखना है। N here stands for नॉन कोडिंग। आप बोलोगे मैम क्या बात कर रहे हो, आप इससे आरएनए की फॉर्मेशन करवा रहे हो, आप इसको नॉन कोडिंग बोल रहे हो। साथ में बेटा T here stands for टेम्पलेट। चलो मैम ये तो ठीक है कि टेम्पलेट इसको बोल दिया कि ऐसे टेम्पलेट एक्ट कर रहा है और नेक्स्ट स्टैंड की सिंथेसिस कर रहा है, आरएनए की सिंथेसिस कर रहा है। A here stands for बेटा दैट इज एंटीसेंस। यहाँ पे क्या है? A here stands for एंटीसेंस।
अब जो स्टैंड आपका डीएनए का जिसको हम चूज नहीं करेंगे उसके लिए भी एक कोड वर्ड है, एंड कोड वर्ड क्या है? दैट इज CNS, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नहीं बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं है ये क्या है? C here stands for बेटा दैट इज कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग। N here stands for non-template, that is non-template, और S here stands for sense। हाँ जी, किसी के पास कोई और अगर निमोनिक्स है या कोई और ट्रिक है तो वो भी आप शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। अब देखो यहाँ पे NTA है और CNS है। CNS वो वाला स्ट्रैंड है जिसको हम चूज नहीं करेंगे, नाम कोडिंग है, डोंट नो, अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है क्यों इसका नाम कोडिंग रखा है, क्योंकि ये कोड तो करता ही नहीं है। इसका नाम नॉन कोडिंग है और ये कोड कर रहा है, यहां से आपका RNA जो है वो बन रहा है। तो दैट इज स्टिल अ मिस्ट्री, और आप वो हो सकते हो जो कि इस मिस्ट्री को सॉल्व करो अगर आपने आगे फर्दर रिसर्च में आपका इंटरेस्ट है और उसमें आपने करियर परस्यू करना है। सो दैट इज अ गुड ऑप्शन कि आप ये डिकोड कर सकते हो क्यों इसका नाम हमने ये रखा है। सो यहाँ पे कोडिंग स्ट्रैंड है और नॉन कोडिंग वाला जो NTA है, टेम्पलेट स्ट्रैंड एक्ट कर रहा है, वो आपका बेसिकली एक्ट करता है एज अ टेम्पलेट और वहां से सिंथेसिस होती है RNA की। तो कौन सा स्ट्रैंड चूज करना है? 3' to 5' DNA वाला। डन? ओके, अगर क्लियर है जल्दी से प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर दीजिए। इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखो, थ्योरी आप पढ़ रहे हो दैट इज ओके, लेकिन अगर आप उस थ्योरी को अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो बेटा बहुत दिक्कत है। इसीलिए बीच बीच में जैसे ही टॉपिक होगा हम क्वेश्चंस बीच में करेंगे ताकि जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा कितना आप वो रिटेन कर रहे हो, कितना आपको समझ आया, यहां से पता चलेगा। तो जल्दी से कॉमेंट बॉक्स में मुझे आंसर कीजिए। फर्स्ट है, व्हाई बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ DNA ऑफ अ पार्टिकुलर सेगमेंट आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। बहुत ईजी है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया क्यों दोनों स्टैंड जो है वो कॉपी नहीं होते। फर्स्ट आंसर ऑप्शन है बिकॉज RNA मॉलिक्यूल विद डिफरेंट सीक्वेंसेस कॉम्प्लीमेंटरी टू द ईच अदर विल बी फॉर्म्ड। सेकंड है बिकॉज RNA मॉलिक्यूल विद सेम सीक्वेंसेस विल बी फॉर्म्ड, बिकॉज DNA मॉलिक्यूल विद आइडेंटिकल सीक्वेंसेस विल बी फॉर्म्ड, एंड बिकॉज DNA मॉलिक्यूल विद डिफरेंट सीक्वेंसेस विल बी फॉर्म्ड। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो कॉमन सेंस अप्लाई करो। कॉमन सेंस कैसे अप्लाई करो? क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भाई दोनों स्ट्रैंड्स DNA के क्यों हम ट्रांसक्राइब नहीं करते। तो अब DNA, बात किसकी की जा रही है? ट्रांसक्रिप्शन की, कि DNA से हमने RNA बनाना है और हम जो है वो दोनों स्ट्रैंड्स ट्रांसक्राइब क्यों नहीं करें। तो जब हम RNA बना रहे हैं तो DNA मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म हो सकता है? जब बात ही यहाँ पे आके आपकी अटक जाएगी तो हम DNA की तो बात ही नहीं कर रहे हैं कि उसकी फॉर्मेशन होगी। फॉर्मेशन तो RNA की होने वाली है। दैट इज वाई आप C और D को तो आंख बंद करके बेटा एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि ये आपकी गलत ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, एलिमिनेशन मेथड, वो भी सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपका टाइम सेव करता है। नाउ सेकेंड ऑप्शन देखो, बिकॉज RNA मॉलिक्यूल विद सेम सीक्वेंसेस विल बी फॉर्म्ड। अगर देखो सेम सीक्वेंस होगी, सेम सीक्वेंस का क्या बात है, मतलब डबल स्ट्रैंडेड की हम बात कर रहे हैं। लेट सपोज ये एक स्ट्रैंड है, दूसरा स्ट्रैंड है, यहाँ पे AUGGC और यहाँ पे भी AUGGC, ये हुई सेम सीक्वेंसेस। ठीक है, एक आपका 5 to 3' है और दूसरा आपका 3 to 5' है। लेट सपोज ये है। अब सेम सीक्वेंसेस है, A के साथ थोड़ी ना पेयरिंग करेगा, A तो U के साथ पेयरिंग करेगा। तो सेम सीक्वेंसेस में हमें क्या ही, सेम सीक्वेंसेस है, यहाँ से भी सेम RNA बनेगा, सेम mRNA बनेगा, यहां से भी सेम ही बनेगा। तो अल्टीमेटली प्रोटीन्स P1 P2 कैसी होंगी? सेम होंगी। तब तो हमें दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए भाई। हमें दिक्कत कब हुई? जब ये दोनों स्ट्रैंड्स आपके अलग बने, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस के साथ बने, और यहाँ से P1 एंड P2 आपकी दोनों अलग बनी। तो दैट इज व्हाई एक ही स्ट्रैंड को हमने ट्रांसक्राइब किया। तो इसका रीजन क्या है? RNA मॉलिक्यूल विद डिफरेंट सीक्वेंसेस कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर विल बी फॉर्म्ड, इसीलिए हम जो है दोनों स्ट्रैंड्स को चूज नहीं करते। यहां तक समझ आ गया बेटा? होपफुली यहां तक क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द स्ट्रैंड ऑफ DNA विच सर्व एज अ टेम्पलेट ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। कौन सा स्ट्रैंड है बेटा जो कि एज अ टेम्पलेट एक्ट कर रहा है और जिससे जो है वो RNA की सिंथेसिस हो रही है? फर्स्ट है आपका कोडिंग, नॉन कोडिंग, सेंस, नॉन टेम्पलेट। आप बोलोगे मैम कैसे याद करें, कैसे याद करें बेटा? तो इसके लिए मैंने आपको आसान सा कोड दिया है, NTA, नॉन कोडिंग, टेम्पलेट, एंटी सेंस। इन तीनों में से कोई भी नाम आपको यहाँ पे दिख रहा है, मतलब वही आपका टेम्पलेट स्टैंड है, वही आपका कोडिंग जो एक्चुअल में कोड कर रहा है वो है। सो नॉन कोडिंग है यहाँ पे, बिल्कुल है मैम नॉन कोडिंग। कोडिंग तो आपका
नॉन टेम्पलेट वाला हो गया। नॉन टेम्पलेट सेंस नहीं, ऑप्शन कौन सी करेक्ट होगी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, होपफुली यहां तक क्लियर है चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा हम मूव करते हैं, नेक्स्ट सेगमेंट पे मूव करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की, कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है वो आपकी कैसी होती है, क्या क्या कंपोनेंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं और उन कंपोनेंट्स का फंक्शन बेटा क्या क्या है। अब हमने क्या करना है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है मैम, देखो अगर मैं बात करूं, लेट सपोज आपका क्या है, आपका एक एग्जाम है, आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपका एग्जाम किस किस फैक्टर पे डिपेंड है। पहले तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी प्रेपरेशन कितनी है। अगर आपकी प्रेपरेशन ठीक नहीं है तब वो तो सबसे मेजर फैक्टर है, लेकिन उसके अलावा आप अपने एग्जाम के लिए जब जाते हो तो बैग में क्या क्या चेक करते हो। चेक करते हो कि मैम एडमिट कार्ड डाल लिया, मैम एडमिट कार्ड हमने डाल लिया, हाँ जी मैम डाल लिया, चेक है। मैम हमने पेन्स ले लिए, पेन्स ले लिए, चेक है। अगर आपका ऑफलाइन है, ऑनलाइन है तब भी पेन की नीड होती है, अगर आपने कैलकुलेशंस करनी हो, या तो पेन प्रोवाइड भी होता है बट स्टिल अपना लेके जाओ, दैट इज गुड थिंग। नेक्स्ट मैम हमने डॉक्यूमेंट्स जो थे वो हमारे वो हमने डाल लिए, जो कि आपके वेरीफाई करने के लिए आपके चाहिए होते हैं, वो भी डालिए। उसके साथ मैम हमने वाटर बॉटल जो थी वो कैरी कर ली, बिल्कुल कर ली मैम। तो ये सारी के सारे टिक मार्क्स हो गए। तो ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि आपका एग्जाम जो है वो क्या होने वाला है, वो आपका कैसा रहने वाला है या अच्छे से कंडक्ट होने वाला है। इसमें से एडमिट कार्ड भूल गए, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। पेन भूल गए, वहां नहीं मिला, कैसे कैलकुलेशन करोगे। डॉक्यूमेंट भूल गए, आपको एग्जाम नहीं देने देंगे। वाटर बॉटल इस लाइक आपको प्यास लग रही है, पानी है नहीं है, तो आप कहाँ से, फिर भी आप परेशान होंगे। तो अल्टीमेटली अगर इनमें से किसी में भी चेंजेस आए, डिफेक्ट आया, कुछ भी दिक्कत हुई, तो अल्टीमेटली इस प्रोसेस पे जो है वो आपके यू कैन से इफेक्ट जो है वो पड़ने वाला है। तो इस एग्जाम को समझ लीजिए बेटा, ट्रांसक्रिप्शन एग्जाम जो है वो एक प्रोसेस है, वैसी ही प्रोसेस है आपकी ट्रांसक्रिप्शन। एग्जाम क्या है, यहाँ पे प्रोसेस की मैं बात कर रही हूँ, जैसे आपके एग्जाम प्रोसेस है वैसे ही ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है। और ये किस किस चीज पे डिपेंड है, ये आपके इन चीज पे डिपेंड है जो किसकी यूनिट्स है, जो कि इसकी यूनिट्स हैं, एग्जाम की यूनिट्स हैं। अगर ये यूनिट्स आपकी प्रॉपर तरीके से परफॉर्म हो रही हैं, फंक्शन कर रही हैं, देन आपकी प्रोसेस जो है वो अच्छे से होने वाली है। तो अब ट्रांसक्रिप्शन की भी 3 यूनिट्स हैं। ट्रांसक्रिप्शन की जो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट है उसमें 3 मेजर रीजन्स आते हैं, 3 मेजर सेगमेंट्स जो हैं वो आते हैं। कौन कौन से हैं, अब यहाँ से हम ड्रॉ करके देखते हैं कैसे पूरी प्रोसेस हो रही है, कौन कौन सी यूनिट्स हैं। देखिए यहाँ पे एक स्ट्रैंड है आपका ये वाला 5 to 3 प्राइम, और दूसरा है आपका 3 to 5 प्राइम। ठीक है, ये है आपका बेसिकली दोनों स्ट्रैंड। अब इसमें 3 रीजन्स में यहाँ पे आपके ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है उसके 3 रीजन्स को में डिवाइड किया है। 3 रीजन्स होते हैं। फर्स्ट रीजन बेटा, फर्स्ट रीजन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्टार्टिंग में प्रेजेंट होता है फर्स्ट रीजन। उसके बाद एक मिडल रीजन आता है और एंडिंग में एक और रीजन प्रेजेंट होता है यहाँ पे एट लास्ट। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम क्या है ये, हमें नहीं समझ आ रहा। बेटा यहाँ पे बीच में एक रीजन प्रेजेंट होगा, ये 3 रीजन्स जो हैं ये आपके प्रेजेंट होते हैं। अब आपने इनको नेमिंग करनी है कि कौन कौन से ये 3 रीजन्स हैं। फर्स्ट आपका जो रीजन है दैट इज व्हाट, दैट इज प्रमोटर। ये है बेटा आपका प्रमोटर। उसके बाद ये है बेटा आपका स्ट्रक्चरल जीन, दैट इज योर स्ट्रक्चरल जीन। एंड लास्ट वाला रीजन जो है ये है आपका बेटा टर्मिनेटर, दैट इज व्हाट, दैट इज टर्मिनेटर। अब मुझे जल्दी से बताइए कि क्या क्या इनके फंक्शन हो सकते हैं, क्या क्या इनके रोल हो सकते हैं, क्योंकि रोल आपको नाम से ही क्लियर हो जाने चाहिए। प्रमोटर क्या करेगा, स्ट्रक्चरल जीन जिसमें आ रहा है वो क्या करेगा, और एट लास्ट टर्मिनेटर क्या करेगा। देखो प्रमोटर, प्रमोटर कहीं भी अगर आ जाए हम बोल रहे हैं ना यार प्रमोटर है, क्या करेगा, प्रमोट करेगा किसी चीज को। प्रमोट का मतलब है स्टार्ट करेगा, इनिशिएट करेगा। तो बेटा इसका फंक्शन क्या है, ये करता है इनिशिएट किस चीज को, ट्रांसक्रिप्शन को। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करने का काम जो है वो प्रमोटर का रहता है। अब स्टार्ट हो गई है प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कर दिया, क्या होगा ट्रांसक्रिप्शन पे, डीएनए से क्या बनेगा बेटा, आरएनए बनेगा। डीएनए में क्या चीज है जिसके पास इंफॉर्मेशन है, मैम जीन्स है। जीन्स है तो यही तो है स्ट्रक्चरल जीन, यही है जीन जिसके पास क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। और यही रीजन है जो कि ट्रांसक्राइब होके क्या बनाएगा बेटा, आरएनए बनाएगा, स्पेसिफिकली एमआरएनए बनाएगा। यही वो सेगमेंट है।
कौन सा? स्ट्रक्चरल जीन। तो सोचो कितनी मेजर इंपॉर्टेंस जो है वो इस जीन की है। मतलब एक्चुअल में कौन सा वाला रीजन है, लेट्स सपोज ये पूरी यूनिट है, यहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है, जैसे ही स्टार्ट होके ये वाला रीजन में इंफॉर्मेशन है, यहां से एमआरएनए बनता है, एट लास्ट एमआरएनए बन गया तो भाई प्रोसेस को स्टॉप भी तो करना है। दैट स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन, स्टॉप करने का काम कौन करता है? दैट इज बेटा टर्मिनेटर। यही तो है 3 रीजन। मतलब आप बोलोगे मैम एक में स्टार्ट होगी, एक स्टेप में, फिर जो है वो आरएनए बनेगा, थर्ड में स्टॉप हो जाएगी। क्या मैम ये 3 ही स्टेप हमारे ट्रांसक्रिप्शन में है? तो बेटा हाँ, यही 3 स्टेप हैं जो कि हम आगे प्रोसेस में पढ़ेंगे। तो ये एक यूनिट है, ये कंपोनेंट्स हैं। जैसे कि आज सपोज करो क्रिकेट है, क्रिकेट मैच है, तो क्रिकेट मैच है, प्लेयर अपने पास क्या क्या लेके जाता है? बैट लेके जाता है, नी पैड्स लेके जाता है, ग्लव्स लेके जाता है, हेलमेट लेके जाता है। वो सारे क्या है? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं, उनके बिना वो प्रोसेस नहीं हो सकती। वैसी ही एक यूनिट है, ये 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं, इनके बिना प्रोसेस नहीं हो सकती। अब ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, ठीक है मैम, समझ आ गया। नाउ मैम व्हाट इज जीन एंड व्हाट इज सिस्ट्रॉन? क्या जीन है, क्या सिस्ट्रॉन है? तो बेटा अगर हम जीन की बात करें, जीन की डेफिनेशन मुझे जल्दी से बता दीजिए, किसी को मालूम हो? पूरी क्लास में किसी को मालूम हो जीन की डेफिनेशन क्या है? जीन बेटा वो सेगमेंट ऑफ डीएनए है दैट इज, और यू कैन से द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। कौन सा सेगमेंट है? फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। मैम फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, क्या हमारा पूरा डीएनए फंक्शनल नहीं होता? नहीं होता बेटा, पूरा डीएनए आपका फंक्शनल नहीं होता। लेट सपोज ये आपका डीएनए है, तो पूरा डीएनए आपका फंक्शनल नहीं होगा। यहाँ से कुछ कुछ रीजन्स जो हैं वो आपके फंक्शनल होंगे, और इन्हीं रीजन्स को हम बोलते हैं जीन्स। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? जीन्स बोलते हैं। जो रीजन आपके फंक्शनल होते हैं, एक्चुअल में जो आपके फर्दर आपके आरएनए बना रहे हैं। क्या मैम जीन से हमारा एक ही टाइप ऑफ आरएनए बनता है? क्या मैम हमारा यहाँ से जीन से जो है वो आरएनए बनेगा तो क्या एक ही टाइप ऑफ आरएनए बनेगा? नहीं बेटा, मेजर बैक्टीरिया में मैं बात करूं तो 3 टाइप ऑफ डीएनए बनते हैं, दैट इज एमआरएनए, उसके बाद टीआरएनए और आरआरएनए। इनका हम स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, है ना, सब कुछ पढ़ेंगे, इनका मीनिंग भी देखेंगे क्या क्या है। तो ये 3 टाइप ऑफ आरएनए बनेंगे। क्या मैम इन तीनों से हम प्रोटीन्स बना सकते हैं? क्या मैम तीनों से जो है वो प्रोटीन्स की फॉर्मेशन हो सकती है? नहीं बेटा, एमआरएनए से ही ओनली प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है। ट्रांसलेशन में एमआरएनए के पास ही वो इंफॉर्मेशन है, मतलब जीन से इस आरएनए में, किस आरएनए में आएगी? इस एमआरएनए में आएगी, फिर वहां से प्रोटीन्स बनेगी। तो जेनेटिक फ्लो जो है वो सेंट्रल डॉगमा कुछ ऐसे चलेगा। तो मैम ये दोनों क्यों बन रहे हैं? क्योंकि ये जो है ये एडिशनल रोल सपोर्टिंग या एडिशनल रोल प्ले करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, तो मैम जीन क्लियर हो गया। ठीक है, अब जीन और सिस्ट्रॉन में क्या डिफरेंस हुआ? देखो सिस्ट्रॉन क्या है? सिस्ट्रॉन इज दैट जीन, ठीक है, दैट जीन which is responsible for the formation of what बेटा? हाँ जी, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा किस चीज की फॉर्मेशन ऑफ? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। मतलब वो जीन जो कि किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? जो कि कौन सा आरएनए बनाएगा? एमआरएनए स्पेसिफिकली बनाएगा, और जिससे प्रोटीन्स बनेंगी, उस वाले जीन को स्पेसिफिकली मैंने नाम दे दिया सिस्ट्रॉन। अदरवाइज जीन्स जो है वो आपके अदर टाइप ऑफ आरएनए भी बना सकते हैं, उनको हम सिस्ट्रॉन नहीं बोलेंगे। सिस्ट्रॉन हम उसी को बोलेंगे जिससे एट लास्ट प्रोटीन्स जो है वो बन रही है। तो जीन कुछ अलग नहीं है, सिस्ट्रॉन कुछ अलग नहीं है। सिस्ट्रॉन इज अ काइंड ऑफ जीन, और दैट जीन जो कि स्पेसिफिकली आपका एमआरएनए बना रहा है। कोई ऐसा जीन होगा ना जो एमआरएनए बनाएगा, कोई ऐसा होगा जो टीआरएनए बनाएगा, और कोई ऐसा होगा जो आरआरएनए बनाएगा। लेकिन जिसने एमआरएनए बनाया और एमआरएनए से ही प्रोटीन्स बनाए, उसी जीन को बेटा मैंने क्या बोल दिया? सिस्ट्रॉन बोल दिया। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर है? यस और नो? हाँ जी, यस और नो बेटा? ठीक है, समझ आ गया? ओके। अब बात आती है मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। आप बोलोगे मैम ये क्या है? अब देखो होता क्या है, यहाँ पे आपके यूकैरियोट्स हैं और यहाँ पे आपके एक साइड प्रोकैरियोट्स हैं। एक साइड यूकैरियोट्स हैं और एक साइड बेटा आपके प्रोकैरियोट्स हैं। अब यूकैरियोट्स में मैंने बोल दिया कि भाई इनकी ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, जिसमें क्या था, जिसमें ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में आप याद करो कितने कितने पार्ट्स थे। एक आपका प्रमोटर था, एक आपका सेकंड स्ट्रक्चरल जीन था,
यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन था, और तीसरा क्या था बेटा, दैट इज टर्मिनेटर। यही तो थे 3 रीजन, यही तो थे, यस और नो बेटा। हाँ जी, तो हमने किस रिस्पेक्ट में लेना है, हमने स्ट्रक्चरल जीन के रिस्पेक्ट में हम ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट को देख रहे हैं। तो यूकैरियोट्स की अगर मैं बात करूं तो यूकैरियोट्स की जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है दैट इज मोनोसिस्ट्रॉनिक। कैसी है, मोनोसिस्ट्रॉनिक। वहीं अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं तो प्रोकैरियोट्स में P फॉर प्रोकैरियोट्स एंड P फॉर पॉलीसिस्ट्रॉनिक। यहां से आप याद कर सकते हो कि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट कौन सी है, दैट इज बेटा पॉलीसिस्ट्रॉनिक। मैम क्या है ये मोनोसिस्ट्रॉनिक और क्या है पॉलीसिस्ट्रॉनिक? बेटा सिस्ट्रॉन समझ आ गया। सिस्ट्रॉन मतलब ऐसा जीन, वो वाला जीन जो कि क्या करेगा, mRNA बनाएगा और फिर प्रोटीन्स बनाएगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना, सिस्ट्रॉन समझ आ गया, मैं यहां से डेफिनेशन आपको डिराइव करके दूंगी। अब देखो मोनो का क्या वर्ड है, सिंगल, वन ही वर्ड हुआ ना, मोनो सिंगल वन। मोनोसिस्ट्रॉन, सिस्ट्रॉन क्या है, जो कि mRNA बनाएगा फर्दर, जो कि क्या करेगा, mRNA बनाएगा स्पेसिफिकली, क्योंकि उसी से प्रोटीन्स बनेंगी। वो जीन जो कि mRNA बना रहा है दैट इज सिस्ट्रॉन। तो अब 1 mRNA, मोनोसिस्ट्रॉनिक मतलब कितने mRNA बनेंगे, एक ही बनेगा। एक ही mRNA बनेगा तो कितनी प्रोटीन्स बेटा बनेंगी, एक ही प्रोटीन जो है वो आपकी बनने वाली है। यस और नो, यस और नो, यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी? पॉलीसिस्ट्रॉनिक, वही पॉली बेटा, पॉली मतलब मेनी, सिस्ट्रॉन अगेन जो कि क्या बनाएगा, mRNA बनाएगा। मतलब पॉलीसिस्ट्रॉनिक ऐसी ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है जिससे कितने mRNA बन रहे हैं, बहुत सारे। जब बहुत सारे mRNA बन रहे हैं तो बेटा बहुत सारी प्रोटीन्स जो हैं वो आपकी बनने वाली हैं। यहां से बहुत सारी प्रोटीन्स जो हैं वो आपकी बनने वाली हैं। मैम कैसे, क्या यूकैरियोट्स में सिर्फ एक ही प्रोटीन बनती है? बेटा ये एक ट्रांसक्रिप्शनल साइकिल की बात हो रही है, 1 ट्रांसक्रिप्शन साइकिल की बात हो रही है। मतलब एक ट्रांसक्रिप्शन चलती है जब, तो उसमें यूकैरियोट्स में एक बार में एक ही प्रोटीन बनेगी, वहीं प्रोकैरियोट्स में एक बार में बहुत सारी प्रोटीन्स बनेंगी। मैम क्यों ऐसा है, उसका क्यों का आंसर हम आगे सेशन में देंगे, तो सेशन में डेफिनेटली बने रहिए। और जरा सोचा थोड़ा सा, मैं ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे छोड़ के जा रही हूँ, क्यों ऐसा होता है, और इसका रीजन मैं आपको 1-2 स्लाइड्स के बाद पूछूंगी। क्लियर? चलिए बात कर लेते हैं बेटा टाइप्स ऑफ आरएनए की। कितने टाइप्स ऑफ आरएनए होते हैं? तो बेटा बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं तो आपके फर्स्ट आता है mRNA, सेकंड आता है बेटा दैट इज rRNA, और थर्ड टाइप ऑफ आरएनए आता है दैट इज tRNA। 3 मेजर टाइप ऑफ आरएनए जो है वो आपके एग्जिस्ट करते हैं। अब मैम mRNA का क्या मतलब हुआ, rRNA का क्या हुआ एंड tRNA का क्या हुआ? बेटा M here stands for मैसेंजर आरएनए। क्या हुआ, मैसेंजर आरएनए। क्लियर हुई बात? सिर्फ इसके जो आगे क्या है, M है, R है, T है, वहीं से आपने जो है इसका नाम डिराइव करना है। rRNA मतलब राइबोसोमल आरएनए, दैट इज राइबोसोमल आरएनए। एंड tRNA जो है, tRNA का मतलब हुआ बेटा ट्रांसफर आरएनए, दैट इज व्हाट, ट्रांसफर आरएनए। क्लियर हो गई यहां तक बात? हाँ जी मैम, यहां तक क्लियर हो गई। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी बेटा? किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो बताइए, अदरवाइज फिर हम आगे चलते हैं। अब मैसेंजर आरएनए मतलब मैम ठीक है, मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर क्या होता है? मैसेंजर यूज किया है, जो फेसबुक वाला मैसेंजर है, क्या करते हो तुम, मैसेज एक दूसरे को पास करते हो, है ना। मैसेज जो है वो डिलीवर करता है, तुम्हारी इंफॉर्मेशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो बेसिकली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, मैसेंजर। तुमने यहाँ से किसी और को टेक्स्ट भेजना है, टेक्स्ट क्या है, इंफॉर्मेशन ही तो है तुम्हारी, जो तुम किसी को सेंड कर रहे हो। तो यहाँ पे भी जो इन्फॉर्मेशन जीन के पास थी वो किसके पास आई, इस mRNA के पास आएगी, फिर ये आगे फर्दर जो है इस इन्फॉर्मेशन से क्या करेगा, प्रोटीन्स बनाएगा। इसीलिए इसको हम मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो भी इसके पास इंफॉर्मेशन है वो यही होल्ड करता है। मैम कैसा स्ट्रक्चर है, ये एक सिंगल स्टैंडर्ड ट्रांसक्रिप्ट जो है वो आपकी यहाँ पे ऐसे देखने को मिलती है, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। डायरेक्शन याद रखना। क्या मैम ये ऐसे ही होती है? नहीं बेटा, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे इसमें यहाँ पे ये ऐसे कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और इनको बोलते हैं बेटा दीज आर कोडोन्स। कोडोन्स क्या है मैम, ये हम ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे, एक आउटलाइन दे देती हूँ। कोडोन्स आपके 3 लेटर का कोड होता है, एक ऐसा कोड जो कि स्पेसिफाई करता है कौन सा वहां पे अमाइनो एसिड आएगा और वो जुड़ जुड़ के कौन सी प्रोटीन बनाएगा। तो वो है आपके कोडोन्स। कहाँ पे प्रेजेंट है? मैसेंजर आरएनए में प्रेजेंट है।
ओके मैम, समझ आ गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए कहाँ होता है? राइबोसोम्स में होते हैं। तो राइबोसोम्स बना लेते हैं। राइबोसोम्स कुछ ऐसी होती हैं, एक उसकी स्मॉलर सब यूनिट होती है और एक जो है उसकी लार्जर सब यूनिट होती है, और इसी में प्रेजेंट होता है आपका दैट इज बेसिकली राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए। तो इसमें भी कुछ ऐसे नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये है आपकी दैट इज लार्जर सब यूनिट, दैट इज लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, और ये वाली है आपकी दैट इज स्मॉल सब यूनिट। यहाँ तक कोई इशू, कोई दिक्कत? हाँ जी, 2 आरएनए समझ आ गए। एक एमआरएनए है, राइबोसोमल है, क्या करता है? इसका रेगुलेटरी रोल है, ट्रांसलेशन में जो है वो रोल आता है। राइबोसोम्स वहाँ पे जो है आपकी दे आर द बेसिकली मशीनरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, तो यहाँ पे आपका रोल आता है। नेक्स्ट टीआरएनए की अगर हम बात करें तो टीआरएनए आपका कुछ ऐसा होता है, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है इसका आपको देखने को मिलता है। कुछ ऐसा टीआरएनए जो है वो आपका होता है, ठीक है, जिसमें डिफरेंट लूप्स आपकी देखने को मिलती हैं। यहाँ पे ये 5 प्राइम है, यहाँ पे 3 प्राइम है, और ACC कुछ ऐसी सीक्वेंस यहाँ पे प्रेजेंट होती है। साथ ही यहाँ पे 3 प्राइम साइड पे क्या है? अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है, अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। अब आप बोलोगे मैम अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि बेटा ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा? अमाइनो एसिड को लेके आता है, और लेके आने के बाद कहाँ पे जाता है? एमआरएनए के पास जाता है। मैम एमआरएनए के पास क्यों जाएगा? क्योंकि इसके पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे दिस इज द एल लूप, ये एल लूप है, ये वेरिएबल लूप होता है, दिस इज द वेरिएबल लूप। ये जो है वो डी लूप है, दैट इज द डी लूप, और यहाँ पे कुछ ऐसा प्रेजेंट होता है, और ये लूप क्या है? दैट इज एंटी कोडोन लूप। कौन सा लूप है बेटा? एंटी कोडोन लूप। अब कुछ कनेक्ट कर पा रहे हो? एंटी कोडोन लूप, और यहाँ पे क्या है? कोडोन्स हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा? लेट्स सपोज ये एमआरएनए है, अब ये एमआरएनए है और इसके पास यहाँ पे ऊपर ऐसे ऐसे जो है, लेट्स सपोज ये सारे ऐसे ऐसे क्या है? कोडोन्स हैं, जो कि 3 लेटर का कोड है। अब होगा क्या? लेट्स सपोज यहाँ पे ये टीआरएनए आएगा, और टीआरएनए के पास ऐसे एंटी कोडोन है। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे टीआरएनए का जो एंटी कोडोन लूप है उसके पास ये 3 एंटी कोडोन है, एमआरएनए के पास कोडोन होंगे, और एमआरएनए के थ्रू ये ऐसे स्लाइड करेगा। स्लाइड कर करके ये उन्हीं कोडोन से, क्योंकि वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होगी, तो जहां पे इसको एंटी कोडोन, लेट्स सपोज एंटी कोडोन क्या है आपका? कोडोन आपका AUG है, एमआरएनए पे ये है, तो यहाँ पे क्या होगा? UAC। तो इस कोडोन के एंटी कोडोन के साथ ये टीआरएनए UAC के साथ आएगा, और वो सर्च करेगा कि भाई उसके ऑपोजिट कहाँ मिल रहा है। जहां इसको AUG मिलेगा वहां पे ये पेयरिंग करके जो अमाइनो एसिड ये लेके आया है उसको ये डिलीवर कर देगा, और उसके बाद फिर निकल जाएगा। तो ये हम ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं, एक ओवरव्यू में आपको दे रही हूँ कि कैसे पूरी प्रोसेस होती है। इन दोनों का रोल मेजर कहाँ पे आने वाला है? ट्रांसक्रिप्शन में, ट्रांसलेशन में। डन। चलिए अब लोकेशन की बात हम करते हैं। लोकेशन कहाँ है ट्रांसक्रिप्शन की? दैट इज बेटा यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में लोकेशन कहाँ है? क्या अलग अलग है? बिल्कुल अलग अलग है। ये यूकैरियोट्स हैं और ये आपके प्रोकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स में आपकी तीनों प्रोसेसेस मैं ले लेती हूँ। तीनों प्रोसेसेस, पहले क्या होता है? सेंट्रल डॉग्मा की अगर मैं बात करूं तो रेप्लिकेशन होती है, उसके बाद क्या होता है? फिर ट्रांसक्रिप्शन होती है, और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बेटा ट्रांसलेशन होती है। यस और नो, यही 3 प्रोसेसेस हैं। यस और नो? हाँ जी, यही 3 प्रोसेसेस हैं। तो अब यूकैरियोट्स में मुझे बताओ, यूकैरियोट्स में क्या फीचर है? मैम उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। तो यहाँ पे एक आप एनिमेशन देख पा रहे हो जहाँ पे न्यूक्लियस मेंशन्ड है। न्यूक्लियस मेंशन्ड है, तो ये कौन सा सेल है बेटा? ये कौन सा सेल है? ये है आपका यूकैरियोटिक सेल। ये है आपका यूकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक सेल में आपको विजिबल है कि पहले न्यूक्लियस में डीएनए ने खुद को रेप्लिकेट किया। न्यूक्लियस में ये साइटोप्लाज्म यहाँ पे है और न्यूक्लियस यहाँ पे है, तो न्यूक्लियस में पहले डीएनए ने खुद को रेप्लिकेट किया, मतलब रेप्लिकेशन मैम न्यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस में हो रही है, टिक मार्क। उसके बाद यहीं पे डीएनए से आरएनए बना, यहीं पे डीएनए से आरएनए बना, मतलब मैम ट्रांसक्रिप्शन भी कहाँ हो रही है? न्यूक्लियस में। तो मैम जब आरएनए बन गया तो वो फिर उसके बाद बाहर क्यों जा रहा है?
यूकैरियोट्स में बेटा जो ये आरएनए बनता है ये आपका इमेच्योर होता है। कैसा होता है? इमेच्योर होता है, और इसको हम HNRNA बोलते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। कौन सा आरएनए है? HNRNA, मैच्योर आरएनए। और जब तक ये मैच्योर नहीं होता तब तक इसको बाहर नहीं भेजा जाता, क्योंकि अल्टीमेटली जो प्रोटीन्स बनेंगी वो कहाँ बनेंगी? साइटोप्लाज्म में बनेगी। यहां से वो बाहर आएगा, मतलब ट्रांसलेशन कहाँ होगी मैम? वो हमारी साइटोप्लाज्म में होगी। क्लियर हो गए पॉइंट्स यहाँ पे? अब प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं। प्रोकैरियोट्स में बेटा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है ही नहीं। जब है ही नहीं, साइटोप्लाज्म ही है, तो ये दोनों प्रोसेसेस भी कहाँ पे आपकी होने वाली हैं? मतलब अल्टीमेटली ऑल थ्री प्रोसेसेस कहाँ पे होंगी बेटा? कहाँ पे होंगी? हाँ जी, कहाँ पे होंगी? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कहां पे होंगी तीनों के तीनों प्रोसेसेस, ऑल थ्री प्रोसेसेस इन द साइटोप्लाज्म। यस और नो? हाँ जी, तीनों साइटोप्लाज्म में होंगी। यस और नो? समझ आई यहां तक बात? कैसे होंगी? क्योंकि न्यूक्लियस तो है ही नहीं। न्यूक्लियस है ही नहीं तो न्यूक्लियस में कैसे करवाओगे? तो लोकेशन दोनों में पता लग जानी चाहिए कहां पे क्या हो रहा है। डन? चलिए, अब ये समझ आ गया तो जरा अप्लाई कीजिए कितना आपको समझ आया है। अब पूछा क्या गया है? द रीजन वेयर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन। कौन सा रीजन है जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी और वहां पे ये एंजाइम आके बाइंड करेगी? दैट इज बेसिकली बेटा प्रमोटर। यही हमने पढ़ा ना, प्रमोटर प्रमोट करेगा बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन को। यस और नो? क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यूकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन। यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन आपकी कहां पे हो रही है? साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम्स में। तो बेटा न्यूक्लियस में तो आपकी रेप्लिकेशन भी हो रही थी, ट्रांसक्रिप्शन भी हो रही थी, उसके बाद साइटोप्लाज्म में आपकी ट्रांसलेशन हो रही थी यूकैरियोट्स में। और प्रोकैरियोट्स में तो साइटोप्लाज्म में ही सारी चीजें हो रही थी। यहाँ पे यूकैरियोट्स मेंशन्ड है तो बेटा न्यूक्लियस में ही ट्रांसक्रिप्शन होने वाली है। क्लियर? हाँ जी, क्लियर हुई यहां तक बात? यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं? तो मूव करते हैं टुवर्ड्स द प्रोसेस। अब देखो होगा क्या। प्रोकैरियोट्स की मैं बात कर रही हूं। प्रोकैरियोट्स में आप समझ लीजिए सेम यूकैरियोट्स में है, बस कुछ डिफरेंस है। उसके बाद क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको एक हिंट दे दिया कि भाई एमआरएनए बनेगा, वो इमेच्योर बनेगा, उसमें प्रोसेसिंग होगी, बस वो वाला सेगमेंट आपका लगाता है। बाकी कहां पे डिफरेंस आएगा वो मैं आपको बताती हूँ। बाकी प्रोसेस स्टेप्स सेम है। अब स्टेप सेम है तो स्टेप्स कौन कौन से हैं? यहाँ पे आपके कुछ स्टेप्स आते हैं, 3 स्टेप्स आते हैं इस प्रोसेस में। फर्स्ट स्टेप है बेटा इनिशिएशन। फर्स्ट क्या है? दैट इज इनिशिएशन। सेकंड क्या है? सेकंड है बेटा इलोंगेशन, ठीक है। और थर्ड क्या है? थर्ड है बेटा टर्मिनेशन। थर्ड है बेटा टर्मिनेशन, ठीक है। अब इनिशिएशन मैम कैसे होगी? और पहले मैं बात करूं कि कौन सी मशीनरी की हम बात कर लेते हैं, प्लेयर्स की हम बात कर लेते हैं। प्लेयर्स की बात कर लेते हैं कि भाई ये प्रोसेस होने वाली है, एक मैच होने वाला है, उसमें कौन कौन खेलने वाला है, कौन कौन उसमें खेलेगा? तो बेटा एंजाइम आपकी आती है। कौन सी एंजाइम आपकी खेल रही है? यहाँ पे एक एंजाइम है जिसका नाम क्या है? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैंने आपको बताया है ऑलरेडी। दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। That is what RNA polymerase। अब इस RNA polymerase के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। ये RNA polymerase जो है ये बेटा 5 सब यूनिट से बनती है। That consists of 5 सब यूनिट्स। इसके पास बेटा 5 सब यूनिट्स होती हैं। अब आप बोलोगे मैम कैसे 5 सब यूनिट से बनती है? तो बेटा कुछ ऐसी जो है आरएनए पॉलीमरेज, लेट सपोज ये एक सब यूनिट है, ये दूसरी सब यूनिट है, ठीक है। उसके बाद एक जो है वो यहाँ पे तीसरी सब यूनिट भी जुड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे आपकी बेटा 4th सब यूनिट भी जुड़ेगी। और उसके बाद 4th सब यूनिट के बाद एक और यहाँ पे सब यूनिट जुड़ती है, तब जाके ये कंप्लीट फंक्शनल एंजाइम जो है ये आपकी एक्ट करती है। अब ये 4 सब यूनिट कौन कौन सी हैं? ये बेटा 2 अल्फा सब यूनिट्स हैं, एक बीटा है, एक बीटा प्राइम है। ये 4 हैं। जब तक ये 4 सब यूनिट्स आपकी प्रेजेंट हैं इस आरएनए पॉलीमरेज में, ये आपकी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं कर सकती। जब ये 5th सब यूनिट दैट इज सिग्मा, और सिग्मा भी कौन सा बेटा? सिग्मा 70। जब ये 5th सब यूनिट आके इसके साथ अटैच करेगी, अटैच करके कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगी, लेट सपोज ये एक स्ट्रक्चर है, और ये 5th सब यूनिट भी जुड़ेगी जिसमें मैं नेमिंग कर रही हूं ये अल्फा, अल्फा, बीटा, बीटा प्राइम एंड सिग्मा।
तब जाके ये एंजाइम क्या हुई, अब आपकी फंक्शनल हुई और ये जाके क्या करेगी, ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करेगी, स्टार्ट करेगी। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, सबसे पहले यहाँ पे ये आपका डीएनए है और ये डीएनए है दैट इज 5 to 3 प्राइम और 3 to 5 प्राइम। तो अल्टीमेटली ये वाला स्ट्रैंड है जहां से हमने आरएनए बनवाना है। तब सबसे पहले होगा क्या, सबसे पहले ये एंजाइम जो है आरएनए पॉलीमरेज आपकी यहाँ पे आती है। अब ये तो मैंने लीनियर लिख दिया, ये तो मैंने लीनियर डीएनए बना दिया, बट एक्चुअल में डीएनए कैसा होगा बेटा, एक्चुअल में डीएनए आपका हेलिकल होगा, कुछ ऐसे होगा, कुछ ऐसे होगा। और हेलिकल क्यों होगा, क्योंकि इसने बॉन्डिंग करके रखी है। अब जब बॉन्डिंग करके रखी है, तुम कैसे आरएनए बनवा सकते हो, पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा। तो आरएनए पॉलीमरेज का फंक्शन क्या आता है बेटा, ये आपकी अनवाइंडिंग में भी रोल प्ले करती है। किस चीज में, अनवाइंडिंग में भी रोल प्ले आता है इसका। पहले इसने क्या किया, अनवाइंडिंग किया, किस चीज को अनवाइंडिंग किया, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। डीएनए को इसने क्या कर लिया बेटा, अनवाइंड कर लिया। अब डीएनए को अनवाइंड कर लिया तो डीएनए कुछ आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है, डीएनए कुछ आपका ऐसा हो जाएगा, सही है। अनबाइंड करेगी, ये थोड़ा ऐसे स्ट्रेच करेगी, उसके बाद क्या हो जाएगा, डीएनए ऐसा हो जाएगा और ये आरएनए पॉलीमरेज जो है वो उसके बाद यहाँ पे बाइंड करेगी। तो अनवाइंड करने के लिए इसको पहले क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस को स्टार्ट करना पड़ेगा, इनिशिएट करना पड़ेगा। तो ये किस वाले पॉइंट की ढूंढने में लगी है, कौन से पॉइंट को सर्च कर रही है, ये सर्च कर रही है बेटा, लेट सपोज यहाँ पे वो रीजन है और वो रीजन कौन सा है, दैट इज पी रीजन, प्रमोटर रीजन। ये प्रमोटर रीजन को ढूंढ रही है, लेकिन इसको प्रमोटर रीजन जो है इस 4 सब यूनिट के साथ अभी ढूंढ रही है, लेकिन इसको प्रमोटर रीजन नहीं मिल रहा। फिर आती है इसका फ्रेंड जो कि इसकी 5th सब यूनिट जो है उसको कंप्लीट करता है। तो ये फ्रेंड जो है ये इसके पास आता है और ये इसको हेल्प करता है किस चीज में, प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करने में। किस चीज में हेल्प करता है बेटा, इस प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करने में कि भाई ये प्रमोटर रीजन है, यहां से तुम्हें ट्रांसक्रिप्शन की स्टार्टिंग करनी है। अब मुझे एक चीज बताइए, प्रमोटर रीजन है, ट्रांसक्रिप्शन की स्टार्टिंग होगी, ट्रांसक्रिप्शन की स्टार्टिंग मतलब अनवाइंडिंग होगी डीएनए की। अब अनवाइंडिंग बताओ मुझे बेटा, कौन सा रीजन है जहां से अनवाइंडिंग हो सकती है इजीली। अब डीएनए में आपकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कहाँ है, एक तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में है, ग्वानिन साइटोसिन के बीच में है। ग्वानिन साइटोसिन में तो 3 बॉन्ड्स हैं, तोड़ना सोचो कितना डिफिकल्ट है। वहीं एडेनिन और थाइमिन में कितने बॉन्ड्स हैं, 2 ही हैं। मतलब जहां पे इसको एटी रिच रीजन मिलेगा, एटी रिच रीजन की क्या मतलब हुआ कि जहां पे एडेनिन थाइमिन ये वाला रीजन मिलेगा, वहां से ये इनिशिएट करेगी ट्रांसक्रिप्शन को, क्योंकि वही रीजन है जहां से तोड़ना जो है, बॉन्ड्स को ब्रेक करना जो है वो आपका इजी हो जाएगा। अब यहां से प्रमोटर रीजन में वो वाला रीजन, प्रमोटर रीजन ही वो वाला रीजन होता है जो कि 80 रिच है, तो उसको ढूंढा जाता है किसकी हेल्प से, सिग्मा 70 की हेल्प से। और जैसे ही उसने ढूंढ लिया तो इनिशिएशन बेटा आपकी हो गई, फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप में आया कि सेकंड स्टेप में वो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जो है वो चली जा रही है, ये आरएनए पॉल है और उसके बाद सिग्मा 70 जो है वो आपका अलग हो चुका है, वो यहाँ से निकल चुका है, डिसोशिएट हो चुका है, क्योंकि काम उसका इतना ही था कि भाई मुझे रिकॉग्नाइज करवाना है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में यहाँ पे आरएनए जो है वो आपका फॉर्मेशन यहाँ पे होती चली जाएगी, यहाँ पे, ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और इसी स्टेप को बेटा हम बोलते हैं इलॉन्गेशन। एट लास्ट क्या होगा, एट लास्ट यहां पे आपको कुछ सीक्वेंसेस यहां पे मिलेंगी। सीक्वेंसेस कौन सी मिलेगी, दैट इज रो फैक्टर। अब ये आरएनए पॉलीमरेज चल रही है, जैसे ही चलते चलते पहुंची इस वाली साइट पे, जो कि कौन सी साइट है, टर्मिनेटर साइट है, और वहां पे बैठे हैं आपके रो फैक्टर। अब रो फैक्टर के पास जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज पहुंचेगी, ये उसको ग्रैब कर लेगा, पकड़ लेगा। अब आरएनए पॉलीमरेज अलग हो गई और ये आरएनए की ट्रांसक्रिप्ट जो है वो आपकी अलग हो जाएगी और आपका आरएनए जो है उसकी फॉर्मेशन हो गई। समझ आई यहां तक बात। अब एक और चीज, प्रोकैरियोट्स में ओनली एक ही आपकी आरएनए पॉलीमरेज फंक्शन करती है, सारे के सारे तीनों स्टेप्स जो हैं वो आपकी एक ही आरएनए पॉलीमरेज करती है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज सिंगल टाइप करती है प्रोकैरियोट्स में। तो आप एनिमेशंस के थ्रू भी देख लेते हैं, पहले डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कैसे पूरी प्रोसेस हुई। यहाँ पे देखो, ये आपके आरएनए पॉलीमरेज है, ये प्रमोटर रीजन है, और प्रमोटर रीजन कौन सा होगा बेटा, आपका 80 रिच रीजन होगा।
80 रिच रीजन होगा। अब सिग्मा फैक्टर आया कौन सा, सिग्मा 70। अब यहाँ पे इसने इसको रिकॉग्नाइज करा दिया, स्टार्ट करवा दिया प्रोसेस को। अब ये चलेगी, इनिशिएट हो गई। इनिशिएट होने के बाद जो है ये आपका डिसोशिएट हो गया, यहाँ से ये आपका निकल चुका है, डिसोसिएशन हो चुकी है। एंड यहाँ से ये आरएनए पॉलीमरेज अब सिंथेसाइज कर रही है आरएनए की। सिंथेसाइज करते 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 ये इलोंगेशन वाला स्टेप है। एट लास्ट ये उस रीजन पे आएगी जहां पे टर्मिनेटर सीक्वेंसेस है, और टर्मिनेटर सीक्वेंसेस में रो फैक्टर यहाँ पे आता है। रो फैक्टर इसको अपने साथ बाइंड करके इसको रिमूव करवा देगा और आरएनए ट्रांसक्रिप्ट आपको मिल चुकी है। ये है आपकी ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अब एनिमेशन से देख लो। प्रमोटर रीजन है, आरएनए पॉलीमरेज चल रही है, इलोंगेशन कर रही है, सिग्मा 17 इसको रिकॉग्नाइज करा दिया है, आरएनए की सिंथेसिस हो रही है बेटा। कब तक होगी? जब तक यहाँ पे टर्मिनेटर रीजन पे ये नहीं आती। जैसे ही टर्मिनेटर रीजन पे ये देखो ये ट्रांसक्रिप्ट बन रही है, टर्मिनेटर रीजन पे आई तो टर्मिनेटर रीजन पे यहाँ से देखिए ये आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर रीजन पे आई, ये अलग हो गई, और उसके बाद ये आरएनए जो था ये आपको ये ट्रांसक्रिप्ट मिल गई। सो ये है आपकी ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। कैसे ट्रांसक्रिप्शन जो है उसकी प्रोसेस हो रही है, कैसे आरएनए की फॉर्मेशन हो रही है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। दैट इज कपल्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स। देखो प्रोकैरियोट्स में क्या है ना, दैट इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इनके पास नहीं होता वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है तो जितनी भी प्रोसेसेस हैं, मतलब ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, दोनों कहां पे होंगी बेटा? दोनों जो है वो साइटोप्लाज्म में होंगी। कहां पे होंगी? दोनों के दोनों साइटोप्लाज्म में होंगी। अब होता क्या है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, होता क्या है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स की जो एमआरएनए है वो आपका बन रहा है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे ये डीएनए है, ठीक है, डीएनए से एक वाली इससे ये एमआरएनए जो है ये बन रहा है। यहाँ पे एमआरएनए लेट्स सपोज बन रहा है, उसी एमआरएनए के पास बेटा यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड्स जो है ये आ रहे हैं, और यहाँ से किस चीज की सिंथेसिस कर रहे हैं? पॉलीपेप्टाइड्स की सिंथेसिस कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक साथ ही आरएनए भी बन रहा है और उसी के साथ जो है वो पॉलीपेप्टाइड्स की सिंथेसिस भी हो रही है। तो अल्टीमेटली इसीलिए प्रोकैरियोट्स की जो स्ट्रक्चरल जीन था, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट थी, कैसी थी? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। एक बारी में बहुत सारे एमआरएनए और उससे बहुत सारी प्रोटीन्स। क्यों? क्योंकि दोनों प्रोसेसेस एक ही जगह पे हो रही हैं साइटोप्लाज्म, एंड जो आरएनए है वो प्रोसेस्ड है, मैच्योर है, उसको प्रोसेसिंग की नीड नहीं है। और इसी चीज को, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं दैट इज कपल्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स। मतलब कपल्ड, साथ साथ में दोनों प्रोसेसेस जो हैं वो प्रोकैरियोट्स में हो रही हैं। क्लियर हुई बात? चलिए, यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस आता है? यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में एक आरएनए पॉलीमरेज थी, सारी प्रोसेसेस कर रही थी, सारी मतलब तीनों टाइप ऑफ आरएनए एक ही आरएनए पॉलीमरेज बनाएगी। यहाँ पे अलग हो जाता है। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो राइबोसोमल आरएनए बनाती है, सेकंड वाली जो है वो आपका एचएन आरएनए बनाती है। एचएन मतलब जो आपका इमैच्योर है वही मैच्योर होकर फिर एमआरएनए बनाएगा। अल्टीमेटली एमआरएनए के लिए आरएनए पॉलीमरेज 2 आएगी, एंड 3 जो है वो टीआरएनए के लिए आएगी, एंड एसएनआरएनए और एसआरआरएनए के लिए भी रहती है। तो ये आपने याद रखना है कौन सी पॉलीमरेज किसमें क्या एक्ट कर रही है। अब मैं आपको डायग्राम से ही डिफरेंस बताऊंगी। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन, अल्टीमेटली एमआरएनए बनवाना है। एमआरएनए बनवाना है, कौन सी एंजाइम आएगी? पॉलीमरेज 2 आएगी। पॉलीमरेज 2 आ चुकी है। सेम यहाँ पे भी प्रमोटर रिकॉग्निशन होगी। प्रमोटर रिकॉग्निशन के बाद क्या होगा? यहाँ पे अब आरएनए पॉलीमरेज अपना काम स्टार्ट करेगी, इलोंगेशन करेगी, जब तक टर्मिनेशन साइट नहीं आती। जैसे ही टर्मिनेशन साइट आई ये डिसोशिएट हो गई, एंड आपका न्यूली सिंथेसाइज्ड एचएनआरएनए जो है वो आपका यहाँ पे आ जाता है। अब इसमें क्या होगा बेटा? प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग कैसे होगी उससे पहले कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनको जल्दी से अटेम्प्ट कर लीजिए। क्या आपको लगता है? फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन? कौन सी एंजाइम है जिससे बेटा ट्रांसक्रिप्शन हो रही थी? डीएनए पॉलीमरेज तो डीएनए बना रहा था, इनका कोई रोल नहीं है। दैट इज व्हाट? दैट इज बेटा आरएनए पॉलीमरेज। बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक है, लेकिन तभी आप सॉल्व कर पाओगे जब आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। नेक्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज एड्स न्यूक्लियोटाइड्स इन। कौन सी डायरेक्शन में आरएनए सिंथेसिस करती है बेटा? ये मैंने आपको लेक्चर के बिगिनिंग में ही बता दिया था। दैट इज इन 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में वो सिंथेसाइज करेगी। तो ये नहीं है, रैंडम में तो नहीं करती, आइदर में भी नहीं करती। कौन से में करती है? ये तो हम डीएनए वाला स्टैंड लेते हैं 3 to 5 प्राइम।
ठीक है, 5 to 3 प्राइम में ये सिंथेसिस करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, सही स्टेटमेंट आपको पिक करनी है। फर्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर साइमल्टेनियसली इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में दोनों साथ में होते हैं, कैसे हो सकता है? यूकैरियोट्स में तो इमेच्योर आरएनए बनेगा जिसको फर्दर प्रोसेसिंग की नीड है, तो साथ में तो पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन साइटोप्लाज्म इन यूकैरियोट्स, साइटोप्लाज्म में तो ट्रांसलेशन हो रही थी ना, यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं हम, तो नहीं। थर्ड है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स इज कपल्ड विद ट्रांसलेशन, बिल्कुल दोनों साथ साथ में होती है। फोर्थ है ट्रांसलेशन प्रीसीड्स ट्रांसक्रिप्शन, नहीं भाई, ट्रांसलेशन बाद में होती है, ट्रांसक्रिप्शन पहले होती है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब देखो जो बेटा आपका आरएनए बनता है, लेट्स सपोज ये आपका एचएन आरएनए बना, अब ये एचएन आरएनए आपका बन गया, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे कुछ आपके रीजन्स होते हैं। कौन से रीजन्स होते हैं? लेट्स सपोज यहाँ पे ये रीजन्स है, ये मैं बोल रही हूँ दीज आर इंट्रॉन, दीज आर इंट्रॉन्स। ये जो ब्लू कलर के आपको दिख रहे हैं ये हैं आपके इंट्रॉन्स, ठीक है। और जो आपके व्हाइट कलर के हैं ये हैं आपके एक्सॉन्स। क्या है बेटा ये आपके, ये हैं आपके एक्सॉन्स, ठीक है। अब जो आपका एचएन आरएनए है वो कुछ ऐसा दिखता है, जो आपका एचएन आरएनए है, इमेच्योर आरएनए है, वो आपका कुछ ऐसा दिखता है जिसमें इंट्रॉन्स भी हैं, एक्सॉन्स भी हैं। आप जल्दी से मुझे बताइए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक्सॉन और इंट्रॉन क्या होते हैं। इंट्रॉन क्या है? इंट्रॉन आपके नॉन कोडिंग रीजन है, ये आपके नॉन कोडिंग रीजन है और इनको जो है आपको रिमूवल करवाना मस्ट है, रिमूवल करवाना मस्ट है, क्योंकि मैच्योर एमआरएनए में ये रीजन आपको नहीं दिखने वाले हैं। मैच्योर एमआरएनए में आपको कुछ ऐसे ही रीजन दिखने वाले हैं, दैट इज एक्सॉन एंड एक्सॉन एंड एक्सॉन, दैट इज एक्सॉन एक्सॉन एक्सॉन। यहां पे इंट्रॉन आपको नहीं दिखने वाला, तो इंट्रॉन्स का रिमूवल होगा और इसी रिमूवल की प्रोसेस को बेटा हम क्या बोलते हैं? दैट इज स्प्लाइसिंग। दैट इज व्हाट? दैट इज बेटा स्प्लाइसिंग। और स्प्लाइसिंग एक टाइप ऑफ आपकी प्रोसेसिंग है इन द एचएनआरएनए। अब यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है दैट इज फुली प्रोसेस्ड एमआरएनए, नो, अभी भी इसमें और चीजें होना बाकी है। और चीजें क्या होंगी मैम? और चीजें ये होंगी कि बेटा आरएनए यहाँ पे जो बना है, अब यहाँ पे सेल में ये प्रोसेस हो रही है और सेल में बहुत सारी यहाँ पे आरएनएजेस जो हैं वो घूम रही होती हैं। क्या घूम रही होती हैं? ये आरएनएजेस जो हैं ये घूम रही होती हैं और ये ढूंढ रही होती हैं कि कहाँ वो आरएनए आया, कहाँ हम उसको पकड़े और डिग्रेड करें, तोड़ दें। तो हमें इस आरएनए को बचाना है। बचाने के लिए हम क्या करेंगे? इसकी प्रोटेक्शन के लिए जो बेटा 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है, इसमें हम एक कैप जो है वो यहाँ पे लगा देते हैं। अब मैम कैप कैसे लगाएंगे? कौन सी कैप? जो आप हम सब लगाते हैं? नहीं बेटा, यहाँ पे आरएनए में जो एमआरएनए बना उसमें कैपिंग होती है बेटा। कौन से एंड पे? इसी प्रोसेस को हम बोल रहे हैं बेटा कैपिंग। कौन से एंड पे कैपिंग होती है? 5 प्राइम पे होती है। कैप किस चीज की लगती है? दैट इज मिथाइल 7 ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसकी कैप जो है बेटा यहाँ पे आपकी ऐड होती है। कौन से एंड पे? 5 प्राइम पे कैपिंग हो गई, यहां से आरएनए डिग्रेड नहीं कर सकती। तो मैम ये एंड तो ससेप्टेबल है अभी भी आरएनए के लिए, तो बेटा इसको भी हम प्रोटेक्ट कराएंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम एडेनाइलेशन करते हैं, पॉली एडेनाइलेशन। 200 to 300 एडिनाइल रेजिड्यूज जो है वो हम यहाँ पे ऐड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेटा टेलिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं टेलिंग। और टेलिंग कहाँ पे होती है? आपकी 3 प्राइम एंड पे होती है। अब देखो आपका ये एचएनआरएनए था, मैच्योर था। जब आपने इसको मैच्योर किया, प्रोसेसिंग करी, तो उसमें 3 स्टेप्स हुए, 3 प्रोसेसेस हुई। कौन कौन सी? एक तो हुई बेटा आपकी स्प्लाइसिंग, दूसरी हुई बेटा कैपिंग, तीसरी हुई टेलिंग। अब तीनों आपकी जैसे ही प्रोसेसेस हो गई तब ये एमआरएनए बन गया। अब ये फुली प्रोसेस्ड है, मैच्योर है। अब इसको भेजा जाएगा आउट ऑफ द न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म फॉर ट्रांसलेशन। डन हो गई बात? समझ आ गया 3 प्रोसेसेस कैसे होती हैं? अब ओके, सो अब यहाँ पे ये स्प्लाइसिंग दिखाई है, ये आपके इंट्रॉन्स हैं। इसको स्प्लाइसियोसोम जो है वो आपकी स्प्लाइसिंग में इन्वॉल्व है। ये भी आपने एक एडिशन जो है वो कर देनी है। ओके चलिए, तो स्प्लाइसियोसोम जो है, कौन सी एंजाइम है जो कि स्प्लाइसिंग के लिए है? दैट इज स्प्लाइसियोसोम।
ना, ये एंजाइम है जो कि क्या करेगी बेटा, जो कि स्प्लाइसिंग करती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अब फुली प्रोसेस्ड एमआरएनए जो है वो आपका बाहर आएगा और उसके बाद उसकी ट्रांसलेशन होगी, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर डिस्कस करेंगे। अब आप जल्दी से क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर लीजिए और उसी के साथ फिर हम अपने लेक्चर को एंड करेंगे। तो आपका क्वेश्चन क्या है, विच मॉडिफिकेशन अकर्स एज 5 प्राइम एंड ऑफ यूकैरियोटिक एमआरएनए। 5 प्राइम पे क्या हो रहा था बेटा, टेलिंग हो रही थी, ये तो 3 प्राइम पे हो रही थी, कैपिंग हो रही थी, बिल्कुल इंट्रॉन स्पाइसिंग नहीं, क्या हो रही थी, 5 प्राइम पे कैपिंग हो रही थी। नेक्स्ट, स्प्लाइसियोसोम्स आर इन्वॉल्वड इन, क्या कर रही थी स्प्लाइसियोसोम बेटा, स्प्लाइसिंग कर रही थी। स्प्लाइसिंग क्या होता है बेटा, इंट्रॉन का रिमूवल होता है। सो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे आपकी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज बेटा, ओके सो दैट इज ऑल। आई होप आपको सारा लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। कोई भी आपको बीच में डाउट है, किसी भी पॉइंट पे आप कमेंट करके अपना डाउट जो है वो पूछ सकते हैं। साथ ही जितने भी क्वेश्चंस हमने बीच में किए एक बार फिर से गो थ्रू कीजिएगा, पीडीएफ आपको अपलोड हो जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो इसके बाद जितने भी हमारे सेशंस होने वाले हैं आप रेगुलरली अटेंड कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद कॉन्टिन्यूटी में हम सारी प्रोसेसेस हैं वो कंप्लीट करने वाले हैं। सो दैट इज ऑल। होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।